हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स सीखने की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यह आज उस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। और यदि आपने पता कि सीरीज़ के प्रीवियस दो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखिए। उसके लिए देखिए मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये वाली प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं अभी तक दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आने वाले सभी वीडियोज़ भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो नीचे वाले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी का मतलब होता है याद रखना। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर भी देखिए मेमोरी का काम क्या होता है, याद रखने के लिए। यानी आप क्या याद रखने के लिए उसे हमें समझना है। तो यदि हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर वह इलेक्ट्रॉनिक एरिया जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, चाहे वो वर्किंग के लिए हो चाहे फ्यूचर यूज़ के लिए हो। तो कंप्यूटर के अंदर वह इलेक्ट्रॉनिक एरिया जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। ओके, तो कंप्यूटर मेमोरी को हम यहाँ पर दो पार्ट में बांटते हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, तो हम मेमोरी को कितने पार्ट्स में बांटते हैं? दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इसके अंदर हम दो मेमोरी को रखते हैं। एक है हमारी रैम और एक है हमारी रोम। तो ये दोनों मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में देखिए क्या क्या आता है। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद आता है हमारा CD, DVD, और देख लीजिए SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और आता है हमारा USB मेमोरी स्टिक। तो ये सब क्या है? हमारी सेकेंडरी मेमोरीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। अब प्राइमरी मेमोरी जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और इसके अंदर हम रैम और रोम को रखते हैं। अब रैम का देखिए पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब इन दोनों में मैं आपको कंपेयर भी करके बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का काम क्या है। ये तो हमें पता लग गया कि रैम और रोम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। अब अगर हम काम की बात करें कि दोनों मेमोरी का काम क्या है तो उसे हम डिफरेंस वाइज समझते हैं। अब अगर हम रैम की बात करें तो रैम का काम क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कंप्यूटर में जो भी रनिंग प्रोसेस चल रही है वो सब कहाँ से चल रही है? रैम से चल रही है। यानी अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो भी अगर रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे लैपटॉप पर तो वो कहाँ से चल रही है? अभी रैम से चल रही है। तो सबसे पहले होता क्या है वो चीज़ समझिए। जब कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है और आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी विंडोज इंस्टॉल्ड है वो विंडोज़ जाकर लोड हो जाती है कहाँ पर? रैम पर। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया तो आप जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलाओगे वो सभी कहाँ से चल रहे होंगे? आपकी रैम मेमोरी से चल रहे होंगे। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा, अपना कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद एक MP3 सॉन्ग को प्ले करा, तो वो MP3 सॉन्ग जिस भी प्लेयर में चल रहा होगा वो प्लेयर कहाँ लोड होगा? रैम के अंदर। ओके, तो वो प्लेयर कहाँ लोड है? रैम में। MP3 सॉन्ग कहाँ चल रहा है? उस प्लेयर के अंदर। और अचानक क्या हुआ कि लाइट चली गई और आप डेस्कटॉप पर MP3 सॉन्ग को सुन रहे थे और वो डेस्कटॉप किसी भी UPS, किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं था। यानी पूरी तरह से आपका कंप्यूटर बंद हो चुका है। मैं यहाँ पर लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप में बैटरीज होती है। ओके, तो लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक लैपटॉप बैटरी पे आता है और मान लीजिए बैटरी भी डेड है और अगर आप चार्जर से डायरेक्ट अपने लैपटॉप को चला रहे तो लाइट जाने की कंडीशन में, यानी पावर कट होने की कंडीशन में, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो होगा ये कि जो प्लेयर में आपका सॉन्ग चल रहा था ना वो प्लेयर भी रुक जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आएगी तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को दोबारा से स्टार्ट करते हो तो होगा ये कि आपको सॉन्ग दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। आपने जहाँ तक उसको सुन लिया था ना वो वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है? नॉट ओनली सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो अगर अचानक पावर कट हो जाता है,
मैं यहाँ पर लैपटॉप्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बैटरी होती है और अगर बैटरी नहीं है तो देखिए कंडीशन सेम डेस्कटॉप वाली बन जाती है। अगर डेस्कटॉप को आपने किसी यूपीएस बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा तो अगर आप गेम प्ले कर रहे हो ना, अचानक पावर कट हो गया ना, तो आपको गेम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। गेम आपने जहाँ तक छोड़ा था आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये गेम प्ले दोबारा क्यों करना पड़ता है, तो यही एग्जाम्पल हमें समझना है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जो भी गेम चला रहे हैं, वो सब कहाँ से चल रहा है, रैम से चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कंप्यूटर के अंदर रैम का काम क्या है कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले जाकर लोड हो जाता है रैम के अंदर। उसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, वो सब कहाँ से चल रहा है, रैम से। अब गेम अगर आप खेल रहे हैं तो वो भी कहाँ पर लोड है, रैम में लोड है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वो भी रैम में लोड है। आप MP3 सॉन्ग सुन रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अचानक पावर कट होता है तो रैम अपना काम करना बंद कर देती है, और रैम अपना काम करना बंद करती है तो जो भी डेटा उसके अंदर है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। इस वजह से रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। आपको इस बात को यहाँ पर नोट करना है कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। और रैम टेम्परेरी मेमोरी क्यों है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसमें डेटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक इसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद होती है ये रैम भी काम करना बंद कर देती है और जो भी इसके अंदर लोड है वो सब इरेज हो जाता है। इसलिए रैम कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। अब यहाँ पर रैम के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी भी इसीलिए है क्योंकि ये डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रख सकती। जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तब तक रैम के अंदर डेटा अवेलेबल रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी रैम भी अपना काम करना बंद कर देगी। इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम्स में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रैम कैसी मेमोरी है, और ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या कोई अदर ऑप्शंस भी। तो आपको याद रखना है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। टेम्परेरी क्यों है वो भी आप समझ चुके हैं। अगर रैम एंड रोम में डिफरेंस देखें तो रोम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। अब ये रोम परमानेंट मेमोरी क्यों है, तो उससे पहले हमें रोम का काम समझना पड़ेगा। रैम का काम तो हमें समझ में आ गया कि जो भी हम कंप्यूटर में चलाते हैं वो रैम में जाके लोड हो जाता है। वो भी कब तक, जब तक कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर वर्किंग मोड में है तब तक रैम काम कर रही है। जैसे कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं रैम भी अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक है। पर रोम का काम क्या होता है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रोम का काम है जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो एक बूटिंग की प्रोसेस चलती है। आपने देखी होगी थोड़ी देर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में लेता है। भले ही आपने SSD लगा रही है आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ जो सेकंड्स आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में लेता है उस दौरान एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस का नाम है बूटिंग की प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस, ओके। यानी कंप्यूटर बूट होता है। तो कंप्यूटर बूट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर के समय रोम के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और उस प्रोग्राम का काम क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो आप नोटिस करना कि क्या आपको उस प्रोग्राम को रोज़ रोम में स्टोर करना पड़ता है खुद को, आपको तो नहीं करना पड़ता ना। आप तो सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो रोम के अंदर क्या हुआ है, एक प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल कर दिया गया है। तो रोम कैसी मेमोरी हुई, परमानेंट मेमोरी हुई ना, क्योंकि हमें रोज कंप्यूटर चालू करने के लिए रोम के अंदर पहले प्रोग्राम नहीं डालना पड़ता, वो पहले से फीड है। जब आपने कंप्यूटर ख़रीदा है तो जो मैन्युफैक्चरर है जिसने कंप्यूटर को बनाया है, जिस भी कंपनी का कंप्यूटर है, उसने क्या करा है, रोम के अंदर पहले एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है। उसने बता दिया है कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है रोम को। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी विंडोज़ आपने डाली हुई है कंप्यूटर के अंदर, वो रैम पर जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले रोम काम करती है फिर रैम काम करती है, ओके। रैम शुरुआत में काम नहीं करती, पहले रोम काम करती है, फिर उसके बाद कंप्यूटर बूट हो जाता है तो सब कुछ रैम पे जाके शिफ्ट हो जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। तो रोम एक परमानेंट मेमोरी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पहले से प्रोग्राम स्टोर है जिसे हमें बदलना नहीं पड़ता है और ये सब परमानेंटली है। इसलिए रोम एक परमानेंट मेमोरी जबकि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी, आपको याद रखना है, ओके। अब रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें रैम और रोम में, तो रैम के अंदर आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, रैम के अंदर बात कर रहा हूँ। रीड एंड राइट दोनों तरह का काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा कम लिखूंगा और आपको समझाऊंगा ज़्यादा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप सुनने के बाद अपने नोट्स बनाना,
ओके, जो अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनना, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा थोड़ा कम। तो रैम के अंदर मैं आपको बता रहा था कि रैम के अंदर आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं, जबकि रोम में केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस बात को देखिए समझाता हूँ मैं आपको, मेरे कहने से नहीं होता ये, क्योंकि ये पहले से तय किया गया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला, रैम के अंदर रीड एंड राइट दोनों तरह का काम किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है रीड एंड राइट, क्यों ये रीड एंड राइट टाइप की मेमोरी है? क्योंकि देखिए अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे जब मैंने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करा होगा तो उस समय में इसे देख भी पा रहा हूँगा। और ये सब देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, तो ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि ये सब कुछ कहाँ से चल रहा है, रैम से चल रहा है। और रैम कैसी मेमोरी है? रैम एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरा डिफरेंस बता रहा हूँ। अब रीड रीड मतलब मैं इसे पढ़ भी पा रहा हूँ जो भी यहाँ लिखा हुआ है, और राइट मतलब अगर मैंने कुछ लिखा तो मैं राइट भी कर पा रहा हूँ। तो रैम में रीड एंड राइट दोनों तरह का प्रोसेस संभव है। यानी आप जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो रैम में ही लोड है, और अगर वो रैम में लोड है तो रैम कैसी मेमोरी है जिसमें आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसका डिफरेंस हम रोम के साथ देखें तो रोम केवल रीड ओनली मेमोरी, देखिए नाम से पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी आप केवल पढ़ सकते हैं, यानी रोम के अंदर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इस बात को ऐसे समझिए, जिस समय कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा होता है उस समय कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी लिखा आ रहा है उसे केवल आप पढ़ सकते हैं। आपके मदरबोर्ड के इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं यहाँ साइड में कि F1 दबाने से क्या होगा, डिलीट बटन दबाने से क्या होगा, F12 दबाने से क्या होगा, मतलब बूट मेन्यू कैसे खुलेगा, ये सब लिखा आता है। ठीक है, थोड़ी सी वेलकम स्क्रीन आती है, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल्ड है तो उसकी वेलकम स्क्रीन आती है। तो उस दौरान के क्या आप कुछ लिख सकते हैं? आपने नोटिस करा कभी कि जिस समय कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा है उस समय केवल आपको बैठकर प्रतीक्षा करनी होती है कि कंप्यूटर कब पूरी तरह से स्टार्ट होगा। यानी केवल आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और रीड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, रोम की वजह से हो रहा है। इसलिए रोम कैसी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, यानी उसमें जो पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो अपना काम कर रहा है, और उस दौरान आपको केवल बैठकर वेट करना है कि जब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रोम काम कर रही है और रोम के अंदर केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। ओके, तो यही डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस करा, रीड एंड राइट वर्क रैम में किया जा सकता है, इसमें केवल रीड किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको रैम से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ कि आपके कंप्यूटर में जितनी अच्छी कैपेसिटी की रैम लगी होगी आपका कंप्यूटर उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जितने ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर या आप गेम प्ले वगैरह करते हो वो अगर आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको रैम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपके कंप्यूटर में अच्छी कैपेसिटी वाली रैम लगी होगी। वैसे तो रैम को अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं रैम के अंदर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो रैम है ना ये भी दो तरह की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एक एस रैम है, एक डी रैम है। वैसे तो फ्रेंड्स ये देखिए एस रैम डी रैम के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स का पार्ट है, लेकिन हम जो सीख रहे हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए आपको ये बताता हूँ कि देखिए एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। अब एस रैम का यूज़ कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, ये कॉस्टली मेमोरी होती है, ठीक है, और इसे अपग्रेड नहीं कर सकते हम। लेकिन डायनेमिक रैम जो होती है ये एस रैम के मुकाबले सस्ती मेमोरी होती है। ओके, इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं और इसका यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है ना नॉर्मल रैम उसके रूप में करते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको कैश मेमोरी के बारे में भी बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एस रैम का यूज़ कैश मेमोरी में कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम रोम की बात करें तो रोम के भी कुछ टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ओके, तो ये क्या है रोम के टाइप। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रोम का यूज़ केवल कंप्यूटर में नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, क्योंकि एक तरह की चिप होती है और इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जा सकती है और किसी भी डिवाइस से काम करवाया जा सकता है। जैसा कि देखिए वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, रोम चिप लगी होती है और वहाँ पर क्या होता है वॉशिंग मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होती है रोम चिप के अंदर, यानी ऐसा कोड डाला हुआ है कि उसको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके हैं और अब इसे स्टॉप कर देना है।
ऐसे देखिए रोम का यूज़ माइक्रोवेव में भी किया जाता है। माइक्रोवेव में भी रोम चिप का यूज़ करके उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि माइक्रोवेव को पता लग जाता है कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है और माइक्रोवेव को आप बंद कर देना है। तो ये सब काम के लिए भी हम रोम का यूज़ करते हैं। तो इनमें से देखिए रोम काफ़ी टाइप की होती है और यहाँ पर रोम को अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग डिवाइस के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर जानना है आपको तो कंप्यूटर हार्डवेयर का वैसे तो ये पार्ट है और इसके बारे में आपको डीपली कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जानने के लिए मिलेगा। और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास मेमोरी के अंदर जो सेकंड टाइप की मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखा जाता हो कभी भी फ्यूचर यूज़ के लिए, वो मेमोरी कहलाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। देखिए यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा, मतलब आप बैकअप पर्पस से या एक्स्ट्रा डेटा को आप खुद से स्टोर नहीं कर सकते। रोम परमानेंट मेमोरी जरूर है बट आप तो स्टोर नहीं कर सकते ना, रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस रोज चेंज तो नहीं कर सकते ना। और ऐसे रैम के अंदर भी हम कुछ अपनी इच्छा से स्टोर करके परमानेंट नहीं रख सकते। तो ये तो है प्राइमरी। अब लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रख सकते। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ क्या हो गया कि इस मेमोरी का यूज़ करते हुए आप अपने कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर, सबसे पहले हम बात करेंगे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आप नहीं जानते हार्ड डिस्क कैसी होती है तो देखिए मैं आपको इमेज में भी बताते जा रहा हूँ किस तरह की हार्ड डिस्क दिखाई देती है। इस हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है और एक हेड होता है, रीड एंड राइट हेड होता है, जिसकी हेल्प से हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। डिटेल जानकारी के लिए आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना पड़ता है। अभी मैं आपको केवल इतना बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आप मूवीज़ रखिए, पिक्चर स्टोर करके रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस समय, और अचानक लाइट चली जाती है यानी पावर कट हो जाता है, तो जिस भी सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर भी कहाँ पर लोड है, रैम में लोड है। और अचानक पावर कट हो जाता है तो मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि रैम ने काम करना बंद कर दिया है। लाइट दोबारा से आने पर मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूँगा, फिर से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैंने क्या करा, उस रिकॉर्डिंग को सेव कर दिया। तो जैसे हम रिकॉर्डिंग को सेव करते हैं तो अभी जो काम चल रहा है मान लो रैम पे चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी कहाँ पर, हार्ड डिस्क के अंदर। ये क्या है, हार्ड डिस्क, HDD। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई, हमारी हार्ड डिस्क में। जैसे ही मैंने फाइल को सेव कर दिया रिकॉर्डिंग की, अब हार्ड डिस्क में जाने के बाद हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और डेटा परमानेंट स्टोर हो जाएगा, यानी रिकॉर्डिंग परमानेंट स्टोर हो जाएगी। अब भले ही पावर कट हो जाए, जैसी पावर दोबारा आता है तो मैं फाइल को कहाँ से एक्सेस कर लूँगा, हार्ड डिस्क में से। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, अपने अदर सॉफ्टवेयर्स को, सॉन्ग्स को, मूवीज़ को स्टोर करके रखते हैं, वैसे मैं अपनी रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर लूँगा। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी क्यों है, आपको समझ में आ गया। ऐसे देखिए अदर सेकेंडरी मेमोरी भी हैं जिनके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, जैसे CD के अंदर, DVD के अंदर। इनके अंदर क्या होता है, डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। जब हमें ज़रूरत होती है हम CD लगाकर प्ले कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम DVD लगाकर भी डेटा कॉपी कर लेते हैं। DVD में अगर हमने डेटा कॉपी करके रख रखा है तो वो हम DVD से कॉपी वापस कर सकते हैं कंप्यूटर में, डेटा परमानेंट स्टोर है। ऐसे एक हार्ड डिस्क और आती है, लेकिन ये हार्ड डिस्क का एक टाइप है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर देखिए प्लेटर होता है, एक रीड एंड राइट हेड होता है, और इस हार्ड डिस्क के गिरने पर डेटा क्रैश जल्दी हो जाता है। HDD से फास्ट होती है SSD। अगर कंप्यूटर में SSD लगी हुई है तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर एक सबसे मेन बात है, वो है कि SSD HDD से महंगी होती है, इसलिए इसे तभी यूज़ करा जाता है जब हमें कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट बनाना हो और किसी स्पेशल पर्पज़ से हम कंप्यूटर को ले रहे हैं, तो हम HDD की जगह SSD का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होती है। अब कॉस्टली तो है बट फैसिलिटी क्या देती है, कंप्यूटर में जो भी आप सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो वो तुरंत हार्ड डिस्क से निकल कर रैम में आ जाएगा। यानी अगर वो
HDD की जगह SSD है तो फटाफट से स्टार्ट होगा और रैम में लोड हो जाएगा, जबकि HDD में टाइम लगता है। तो अगर आप कोई गेम प्ले वगैरह करते हैं या आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में SSD लगवा सकते हैं। आप अमेजोन पे जाकर सर्च करिएगा दोनों को, HDD को और SSD को, आपको प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। काम दोनों का एक ही है, डेटा को परमानेंट स्टोर रखना। बट जब ट्रांसफ़र की बात आती है रैम में वापस से, तो सबसे पहले SSD काम करती है, जब सबसे फास्ट काम करती है SSD। उसके बाद देखिए मेमोरी स्टिक की बात करें हम, USB मेमोरी स्टिक यानी पेन ड्राइव की बात हो रही है। अब पेन ड्राइव भी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी, और इसके अंदर भी आप डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और पेन ड्राइव आप सब जानते ही होंगे, ऐसे एक मेमोरी कार्ड होता है जो DSLR में, फ़ोन में यूज़ किया जाता है, तो वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी कुल मिला के डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज़ में लाई जाती है, और इसमें डेटा परमानेंट हमेशा के लिए स्टोर रहता है, जब तक कि खुद आप डिलीट ना कर दें या एक्सीडेंटली डिलीट ना हो जाए, तो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये थी हमारी मेमोरी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक टाइप की मेमोरी और होती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। तो चलिए कैश मेमोरी को भी समझिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से मेमोरी वाला चैप्टर क्लियर हो जाए। कैश मेमोरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और ये CPU की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब देखिए इस मेमोरी का काम क्या होता है, आपको काम को ध्यान से समझना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रोसेस है या कोई डेटा है जिसकी ज़रूरत बार बार CPU को पड़ रही है, तो CPU कहाँ से डेटा को एक्सेस करेगा, रैम से। यानी रैम से डेटा कहाँ जा रहा है, CPU के पास जा रहा है। और रैम के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, या कोई प्रोग्राम है या कोई प्रोसेस है वो कहाँ से रैम एक्सेस कर पा रही है डेटा को, हार्ड ड्राइव से। तो कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है, CPU को अगर डेटा को एक्सेस करना है तो पहले उसे रैम से एक्सेस करना पड़ेगा, फिर वो रैम कहाँ से एक्सेस करेगी, हार्ड ड्राइव से। कुल मिला के CPU को इनडायरेक्टली हार्ड ड्राइव से ही डाटा को एक्सेस करना पड़ रहा है, बट पहले हार्ड ड्राइव से डेटा कहाँ जा रहा है, रैम के पास, फिर रैम से CPU के पास। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिसे CPU के द्वारा बार बार किया जा रहा है, यानी कोई प्रोग्राम्स हैं या कोई प्रोसेस है जिसे बार बार CPU को यूज़ में लेना पड़ता है, तो वो प्रोग्राम या प्रोसेस देखिए यहाँ पर कैश मेमोरी में चले जाते हैं। अब कैश मेमोरी में कौन से प्रोग्राम और प्रोसेस जाकर स्टोर हो जाएंगे, जो CPU बार बार यूज़ में लेता है। तो वो क्या करेगा, उन प्रोग्राम और प्रोसेस को रैम की जगह अपनी कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा, और वो डायरेक्ट कहाँ से एक्सेस कर लेगा, अपनी कैश मेमोरी से। कौन, CPU। तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है। टाइम कैसे बचा, CPU को पहले रैम से एक्सेस करना पड़ेगा, और रैम कहाँ से एक्सेस करेगी, हार्ड ड्राइव से। तो ये जो लंबा प्रोसेस हो रहा है ना, ये नहीं होगा। तो कैश मेमोरी का यूज़ क्या हो गया, जो डेटा या प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली बार बार CPU को यूज़ में लेना पड़ता है, वो डेटा या प्रोग्राम कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी में। और कैश मेमोरी CPU के अंदर ही होती है, तो वो फटाफट से एक्सेस कर लेता है। उससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की यानी आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है, CPU की स्पीड बढ़ जाती है, और आपका कंप्यूटर फास्ट काम करने लगता है। तो इसलिए कैश मेमोरी जिस CPU की यानी जिस माइक्रो प्रोसेसर की कैश मेमोरी ज़्यादा होगी वो कॉस्टली आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि CPU में किस तरह की कैश मेमोरी आती है, तो आपको क्या करना है, अमेजोन पे जाकर अलग अलग टाइप के प्रोसेसर को सर्च करना है, जनरेशन वाइज सर्च करिए। जैसे Core i7 10 कोर प्रोसेसर, Core i9, जितना आप लेटेस्ट प्रोसेसर, जितना महंगा प्रोसेसर सर्च करेंगे अमेजोन पर, तो आपको एक बात का पता लगेगा कि CPU के महंगे होने के साथ साथ उसकी कैश मेमोरी ज़्यादा आती है। यानी जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी आपका CPU उतना फास्ट काम कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी वो उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स को, डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर पाएगा और जल्दी जल्दी यूज़ कर पाएगा। उससे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जिस प्रोसेसर के साथ कैश मेमोरी ज़्यादा आती है वो प्रोसेसर कॉस्टली आते हैं। आप अमेजोन पे सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कैश मेमोरी वाले प्रोसेसर मिल जाएंगे। तो ये मेमोरी कॉस्टली होती है। तो मैंने आपको रैम के अंदर स्टैटिक रैम के बारे में बताया था। तो स्टैटिक रैम का यूज़ कैश मेमोरी के रूप में होता है, ये बात मैंने आपको समझा दिया था। तो कैश मेमोरी क्या होती है, एक तरह की स्टैटिक रैम होती है, इसलिए ये कॉस्टली होती है। ओके, और इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये CPU के साथ होती है। तो फ्रेंड्स ये थी कैश मेमोरी, और जिसका काम क्या है वो आपको मैंने समझा दिया है। ओके, अब फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरी यूनिट के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा के जरूर रखना है। और आज के वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।